हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं डायमेंसी ऑफ सीड के बारे में। ठीक, किसके बारे में? डायमेंसी ऑफ सीड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको सेनेसेंस के बारे में, वर्टिलाइजेशन के बारे में, फोटोपेरियाडिज्म के बारे में बताया था। उसी से इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ठीक, तो सबसे पहले बात समझते हैं कि डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक, तो डॉर्मेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड। क्या होता है? रेस्टिंग पीरियड। जैसे आपके और हमारे में क्या होता है? रेस्टिंग पीरियड क्या होती है? नाइट होती है, रात्रि होती है। ठीक, जैसे एक दिन 24 आवर का होता है, 24 घंटे का एक दिन और एक रात मिला के होता है। तो उस 24 घंटे में हमको 6 घंटे, उस 6 घंटे में सॉरी उस 24 घंटे में 6 घंटे सोना कंपलसरी होता है। ठीक, अब 6 घंटे के बजाय लोग 8 घंटे 10 घंटे सोए, वो अलग बात है। ठीक, तो 6 घंटे हमें मिनिमम सोना चाहिए। ठीक है, कम से कम। ठीक, सॉरी मैक्सिमम, या फिर आप कह सकते हैं कि इतना हमें 6 घंटे सोना चाहिए। तो वो 6 घंटे जो हम लोग रेस्टिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? रेस्टिंग पीरियड। ठीक, तो उसी प्रकार जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट का सीड होता है, उसमें रेस्टिंग पीरियड कैसे होता है? ठीक, मैंने बताया कि 24 घंटे का दिन और रात होता है, हम लोग उसमें 6 घंटे सोते हैं पर डे। ठीक, तो उसी तरह प्लांट में भी, तो प्लांट के लाइफ साइकिल को कम परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसमें भी तो रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। ठीक, तो प्लांट में क्या होता है? हाँ देखिए, उसी को रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। माने कि कुछ टाइम के लिए आप लोग क्या हो जाने, रिलैक्स हो जाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। ठीक, जब उसी प्रकार जब प्लांट में लाइफ साइकिल की परफॉर्मेंस होती है, जब वो लाइफ साइकिल को परफॉर्म कर लेता है, यानी कि वो सीड जर्मिनेट किया, उस पर फ्लावरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई, वो लास्ट में डेड हो गया, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। और लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद उसमें सीड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब सीड बन गया, अब उसको रेस्टिंग पीरियड आएगा उसका। ठीक है, उसका भी रेस्टिंग पीरियड आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सरसों का प्लांट लगाया। ठीक, मान लीजिए आपने अक्टूबर नवंबर में सरसों को ग्रो कराया। ठीक, वो मार्च अप्रैल तक जाते जाते वो मेच्योर हो गया। ठीक है, मेच्योर हो गया, आपने उसको क्या किया? काट लिया, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली। ठीक है, और मान लीजिए कि काटते टाइम आपने हार्वेस्टिंग करें, तो आप देखते हैं कि जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, अगर मान लीजिए सरसों का प्लांट थोड़ा सूख गया, तो उसकी जो सीड होता है, सरसों जो होता है, वो उसी जिस फील्ड में आप काट रहे होते हैं, हार्वेस्टिंग हो रही होती है, उसका 2 4 10 सीड वहीं पे गिर जाता है। ठीक, आप नॉर्मली देखते हैं कि आपने सरसों आप काट रहे हैं, तो सरसों का बीज उसी सॉइल में गिर जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं, लेकिन सीड जो होता है वो उसी में पड़ा रहता है, वो जर्मिनेट नहीं करता है। सीड वैसे उसी सॉइल में पड़ा रहेगा। ठीक है, काफ़ी दिन तक उसी में पड़ा रहता है। और सॉइल में जब फिर नेक्स्ट टाइम मानिए मार्च अप्रैल में आपने काटा, जब दोबारा से अक्टूबर नवंबर आता है, तो वो सीड जर्मिनेट कर जाता है। क्या होता है? सीड क्या होता है? जर्मिनेट कर जाता है। यानी कि जहाँ आप नहीं बोए रहेंगे, वहाँ पर भी देख देते हैं कि यहाँ पे सरसों का प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब बात आती है वो कहाँ से आता है ये प्लांट। तो आप लोग देखते हैं कि जो प्लांट आपने काटा था, प्लांट वहाँ पे क्या हो गया था, जो नॉर्मल आप जो अपने आप से उग जाते हैं प्लांट, सरसों के प्लांट आप देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं गांव में? झरनवा सरसों। ठीक है, उसको हम लोग झरनवा सरसों बोलते हैं। ठीक, वो ऑटोमेटिक वहीं पे गिर जाता है। तो हुआ क्या, मान लीजिए आपने अप्रैल या मार्च में, ठीक है, प्लांट को काटा, सीड गिर गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि लगभग 6 7 महीने बाद प्लांट का जो सीड है वो फिर से ग्रो करता है। यानी कि 6 महीने तक वैसे सीड उसी खेत में वैसे पड़ा रहा, फील्ड में वैसे पड़ा रहा, वो जर्मिनेट नहीं किया। लेकिन जब फिर से वही मंथ आ जाता है, अक्टूबर नवंबर आ जाता है, फिर प्लांट वो जो सरसों होता है वो ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यानी कि 5 6 महीने में उसकी जो रेस्टिंग पीरियड होती है वो कंप्लीट कर जाती है। ठीक, इसी को कहते हैं हम लोग डायमेंसी ऑफ सीड। बात समझ में आई कि देखा आपने कि अप्रैल मई में
या फिर मार्च अप्रैल में जो सरसों का प्लांट था वो कटा, लेकिन वो तुरंत ग्रो नहीं किया। सरसों तो गिरा था, उसको तो 2 दिन बाद जर्मिनेट कर जाना चाहिए था, लेकिन वो ग्रो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी जो रेस्टिंग पीरियड थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए वो ग्रो नहीं किया। और फिर से जब वही अक्टूबर मंथ, नवंबर का महीना आया, तब वो क्या कर गया? ग्रो कर गया। यानी कि 6 महीने बाद उसकी रेस्टिंग पीरियड क्या हो जाती है? कंप्लीट हो गई थी और वो फिर से ग्रो कर गया था। ठीक है। अब मान लीजिए कि प्लांट सीड में गिर गया, तो सीड को अब मान लीजिए सीड भी अपना क्या हुआ? रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर दिया। अब सीड को जर्मिनेट करना है, तो प्लांट के सीड को जर्मिनेट करने के लिए 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, सफिशिएंट ह्यूमिडिटी, ठीक। दूसरा, ऑक्सीजन। तीसरा, सूटेबल टेम्परेचर, ठीक। पहला क्या था? पहला था आपका सफिशिएंट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। दूसरा क्या था? ऑक्सीजन। तीसरा क्या है? सुटेबल टेम्परेचर, ठीक। ये हो गया। तो सफिशिएंट जो ह्यूमिडिटी है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर वो सूखा है, खेत मान लीजिए आप कोई खेती कर रहे हैं, खेत सूखा हुआ हुआ है, सूखा हुआ है, तो क्या उसमें सीड आप अगर बोएंगे, क्या वो जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि सर कहेंगे प्लांट है, प्लांट का अगर सीड है, तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर चाहिए, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो सीड क्या होगी? फूलेगी, फूलेगी तो वो रप्चर होगी, रप्चर होगी तो उसमें जो कॉटिलीडन होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा और सीड जर्मिनेट करेगा। दूसरा आता है ऑक्सीजन। दूसरा फैक्टर क्या था? ऑक्सीजन। अब मान लीजिए खेत है, अब खेत की मान लीजिए आपने जुताई की, ठीक है, या फिर जुताई नहीं की है, तो बड़े बड़े वहाँ पे जुताई की थे, बड़े बड़े रोड़े हैं। अब जुताई नहीं हुई, बड़े बड़े रोड़े हैं उसमें, अगर आप उसमें सीड को ग्रो कराएंगे, वो नहीं ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक। वही खेत की अच्छी से जुताई हो जाती है, तो आप देखते हैं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगता है कि भाई वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, रिस्पायरेशन होगी, ऑक्सीजन जो चाहिए, जब रिस्पायरेशन होगी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है? तब वो जर्मिनेट करेगा। तीसरा क्या बताया था मैंने? सुटेबल टेम्परेचर, ठीक। अब प्लांट ग्रो करा है, उसके लिए टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप गेहूं का प्लांट ग्रो करा रहे हैं, देखते हैं कि गेहूं का जो प्लांट होता है वो 15 नवंबर या दिसंबर में उसको ग्रो कराया जाता है, क्योंकि तब कुछ ठंडी पड़ने लगती है, ठंडा मौसम हो जाता है, ठीक है, विंटर का मौसम आ जाता है। तो किसान लोग क्या कहते हैं, थोड़ी सी ठंडी अगर पड़ रही है तो सीड जल्दी ग्रो करता है, तो उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर भी जरूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा एकदम लो टेम्परेचर की नहीं, लेकिन हाँ ऐसा टेम्परेचर ताकि सीड अच्छे से जर्मिनेट कर जाए, ठीक है। तो उतने उसको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैंने बताया ना कि आप जैसे गेहूं का बीज बो दे रहे हैं, तो उसके लिए तो लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो आइए भी सब सारे बात को लैंग्वेज के माध्यम से इतना समझते हैं। डायमेंसी ऑफ सीड में क्या लिखा गया है? द डायमेंसी ऑफ सीड, द डायमेंसी में बी डिफाइंड एज, कुछ इस प्रकार से डायमेंसी को डिफाइन किया गया है। द कंडीशन ऑफ सीड व्हेन इज फाइल्स टू जर्मिनेट इन प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक। यानी कि सीड कब जर्मिनेट करेगा? जब उसके सारे कंडीशन को फुलफिल हो जाता है। दूसरा आता है कॉजेज ऑफ डायमेंसी। डायमेंसी किस प्रकार होगी, ठीक। तो पहला है हार्ड कोड सीड। क्या? हार्ड कोड सीड, यानी कि जो सीड है, सीड के ऊपर देखते हैं आपने कि सीड सीड बड़ा कठोर होता है, जबर होता है, उसके बाद एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, ठीक है, जिसके कारण उसमें वाटर इम्परमिएबल होता है। अब हार्ड कोड की सीड बनी है, अब सीड कैसे जर्मिनेट करेगा उसके बारे में आपको समझना है। तो होगा क्या? जैसे हमारी सीड हार्ड कोट है, तो आप इसको कहीं ग्रो कराएंगे, तो अब भैया प्लांट को ग्रो कराएंगे तो उसमें आप वाटर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, थोड़ी ह्यूमिडिटी देंगे, तो होगा क्या? मान लीजिए आपने ये सीड है, आपने सीड को सॉइल में डाला, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है तो ये फूल जाएगा, फूलेगा तो थोड़ा बड़ा होगा, वाटर भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये उसकी वाल रप्चर हो जाएगी और क्या होगा? जो कार्टिलेडन होगा वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा कब ये? जब इसकी डायमेंसी कंप्लीट हो जाएगी। जब डायमेंसी कंप्लीट हो जाएगी तब वो जर्मिनेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हार्ड सीट बना रहेगा अगर उसकी जो कि सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो गई। अब मान लीजिए वाटर मिल रहा है, अब हार्ड सीड ये है तो ये इम्परमीबल हो जाएगा, इसके अंदर वाटर जाने लगेगा, जब वाटर जाएगा तो ये फूलेगा, जब ये फूलेगा तो क्या होगा? जब ये फूलेगा तो क्या होगा? इसकी वाल रप्चर हो जाएगी, रप्चर होगी तो यहाँ से सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक। दूसरा इमेच्योर एम्ब्रियो। क्या? इमेच्योर एम्ब्रियो, ठीक।
जैसे आप लोग प्लांट देखते हैं, कोई सीड है, ठीक, सीड में मान लीजिए गेहूँ का जो बीज होता है, सीड होता है, आप कभी उसको वाटर में रखते हैं, देखते हैं कुछ सीड ऊपर ही रह जाता है, क्यों? या देखते हैं कि कुछ सीड छोटे हो जाते हैं, पतले ही रह जाते हैं। जैसे आपने गेहूं के प्लांट को ग्रो कराया है तो देखते हैं कि कुछ सीड मोटे तगड़े होते हैं, कुछ सीड पतला पतला होते हैं। जब आप उसको वाटर में उसको धो, आपने घरों घर में आप क्या करते हैं, उसको धोते हैं। जब आप उसको सीड को वॉश करते हैं तो देखते हैं कुछ सीड ऊपर चला जाता है, पानी की सतह पर ऊपर तैरने लगता है। तो होता क्या है, वो सीड इमेच्योर रहता है, उसमें अच्छे से फ्लावरिंग डेवलपमेंट वो सीड नहीं हो पाता, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता, यानी कि वो इमेच्योर रह जाता है, ठीक। तो पानी की सतह पे क्या होता है, तैरने लगता है। तो वो सीड क्या होता है, जर्मिनेट नहीं करता है, क्योंकि पहली बात तो वो इमेच्योर है, उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, उसको अच्छा सूटेबल टेम्परेचर भी नहीं मिला था, यानी कि वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगी, ठीक। तो इन मेनी सीड द एम्ब्रियो इज डू नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड, जिसको हम लोग इमेच्योर सीड कहते हैं। द सीड इमेच्योर एम्ब्रियो डू नॉट जर्मिनेट, जब अच्छा सा एम्ब्रियो नहीं डेवलप्ड है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तीसरा आता है जर्मिनेशन इनहिबिटर, ठीक, जर्मिनेशन इनहिबिटर, ठीक। देखिए बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो प्लांट को जर्मिनेट करने नहीं देते या सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते। तो प्लांट के सीड में अगर सीड अच्छे से क्या हुआ है, उस अपने डायमेंसी को डेवलप नहीं कर पाया है, डायमेंसी कंप्लीट नहीं कर पाई है, तो उसमें फिनॉलिक, अनसैचुरेटेड लैक्टोन, इंडोलेस्टिक एसिड, ये सब का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं करता, ठीक। जैसे मेरे कहने का मतलब, जैसे सीड है, ठीक, सीड है, अब इसकी डायमेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, नॉट कंप्लीट डायमेंसी, तो प्लांट जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिनोलिक, अनसैचुरेटेड लैक्टोन और इंडोल, इन जैसे एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें। तो क्या होगा, जो कि इनहिबिटर होता है, प्लांट को ग्रो नहीं करने देता, सीड को ग्रो नहीं करने देता, ठीक है। तो ये इनहिबिटर का भी काम करते हैं, ठीक। तो वही लिखा इन मेनी सीड इनहिबिटर सच एज फिनोलिक, अनसैचुरेटेड लैक्टोन, इंडोल, etc आर प्रेजेंट which inhibit the seed germination, thus germination inhibitor causes seed dormancy। तीसरा है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। देखिए कुछ प्लांट होते हैं वो फोटोप्लास्टिक होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, फोटोप्लास्टिक, यानी कि फोटो का मतलब लाइट, प्लास्टिक मतलब फट जाना, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, प्लांट के सीड ऐसे होते हैं, जब तक उनको सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो जर्मिनेट नहीं करते, ठीक। जब तक उन्हें सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर उसको सूटेबल टेम्परेचर मिल गया तो उसकी सीड क्या होती है, जो उसका सीड होता है, वो जो सीड होता है सीड को रप्चर हो जाती है और वो जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। आइए इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। द फोटोप्लास्टिक सीड रिक्वायर स्पेसिफिक लाइट फॉर सीड जर्मिनेशन, दस द एब्सेंस ऑफ सुटेबल टेम्परेचर फोटोप्लास्टिक रिमेन टर्मेंशियल कंडीशन। अगर उसको सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिला तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तीसरा आता है चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। देखिए कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें जर्मिनेट करने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है, लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, सीड जर्मिनेशन के लिए, ठीक। तो बहुत सारे प्लांट हैं जिसको ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो वही लिखा है सम सीड रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर इट्स जर्मिनेशन एंड डू नॉट जर्मिनेट इन एब्सेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर काजेज डॉर्मेंसी ऑफ सीड। अगर बहुत ज़्यादा लो मिल रहा है तब पर भी नहीं करेगा, लेकिन उसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ सीड जर्मिनेशन। अगला क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक। तो मैंने क्या था, फिजियोलॉजी ऑफ सीड, या कह सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन। देखिए जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट में सीड का फॉर्मेशन हो गया, अब सीड का फॉर्मेशन हो गया तो प्लांट उस सीड को अगर आप ग्रो कराना चाहें तो तुरंत ग्रो नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक। तो फिजियोलॉजी की बात होती है। अब बात आती है कि वो ग्रो नहीं करता, ठीक। जैसे हमारे जो प्लांट है, ठीक है,
मैंने बताया कि अगर आप उसको तुरंत ग्रो कराएंगे वो नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि उसकी टाइमेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे हमारी सरसों का प्लांट है, मैंने बताया कि वो आपने मार्च अप्रैल में बोया, ठीक है, सॉरी नवंबर अक्टूबर नवंबर में बोया, अब वो मार्च अप्रैल में मेच्योर हो गया, सीड उसकी वहीं पड़ी है, वो तुरंत जर्मिनेट नहीं करती है। जब सुटेबल टेम्परेचर आएगा, उसकी रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगी, तो वो क्या कर जाता है, वो जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, तो वही बात है द रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है, वो वहीं से ना स्टार्ट हो पाए, स्टार्टिंग से हो, यानी कि हमारी सीड है तो फिर से वो जर्मिनेट नहीं करेगा, तुरंत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको जर्मिनेट करने के लिए थोड़ी लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, अदर फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वह लिखा है द रिजप्शन ऑफ ग्रोथ एम्ब्रियो आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स डॉर्मेंसी पीरियड इनसाइड सीड इज नोन एज सीड जर्मिनेशन। द सीड जर्मिनेशन आर अफेक्ट बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। जो सीड का जर्मिनेशन होता है कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होता है। इट इंक्लूड फॉलोइंग फैक्टर, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला वाटर, भाई वाटर भी प्लांट के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया जो वाटर है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए। अगर आप केवल सूखे मिट्टी में, सूखा मिट्टी है, अगर आप उसमें प्लांट को डिप कर दें, प्लांट सीड को डाल दें, तो ये वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट है, सीड है, सीड को वाटर चाहिए, रिस्पायरेशन करेगा, तब वो इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, सीड फूलेगा, रप्चर होगी तो कॉटिलीडन निकलेगा। तो वाटर ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक, तो वही लिखा है इट इज़ प्राइमरी इसेंशियल फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन। द सीड ऑब्जर्व्ड water and hence seed coat becomes swollen and ruptured, which causes growth of embryo. The water also activate several enzymes which help in seed germination. ठीक, दूसरा आता है ऑक्सीजन। अभी अगर प्लांट को ऑक्सीजन ना ही मिले तो कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, मान लीजिए मिट्टी में आपने सीड को डाल दिया, सीड को ग्रो कर दिया, अब रिस्पायरेशन करेगा तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब मिलेगा ही नहीं तो कैसे ग्रो करेगा। ठीक, तो वही लिखा है द प्रॉपर एरिएशन, यानी अगर अच्छी खेत की अच्छी से जुताई हो जाए तो उस पर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। इन द सॉइल प्रोवाइड ऑक्सीजन विच यूज्ड फॉर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ऑफ सीड। द रिस्पायरेशन प्रोवाइड एनर्जी विच इज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक, तीसरा टेम्परेचर। देखिए अगर सीड जर्मिनेट कर रहा है, अगर उसमें थोड़ी लो भी टेम्परेचर है, थोड़ी टेम्परेचर हाई भी है, तब पर भी वो ग्रो कर जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अक्टूबर नवंबर के महीने में गेहूँ को बो दिया, अब मान लीजिए अगर सीड जो 10 दिन में जर्मिनेट करने वाला होगा बहुत करेगा, 15 दिन में जर्मिनेट करेगा, ठीक, लेकिन वो जर्मिनेट करेगा। अभी ऐसा नहीं है कि आप एकदम उसको सूखे में ग्रो करा देंगे तो वो जर्मिनेट करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा तो प्लांट का कोई भी सीड होगा वो ग्रो कर जाएगा। ठीक, तो वही लिखा था टेम्परेचर is also essential factor for the seed germination. The optimum temperature for seed germination from 25 to 30 degree centigrade temperature. Generally seed germination inhibit the very and high temperature. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं और या फिर बहुत लो टेम्परेचर देते हैं तब पर भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। The light is not essential factor but seed germination factor for seed germination बट फोटोप्लास्टिक सीड रिक्वायर लाइट फॉर सीड जर्मिनेशन। देखिए जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर फोटोप्लास्टिक सीड है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ही केवल उसका कॉटिलीडन या फिर जो प्लांट है वो रप्चर होता है, तो यानी कि फोटोप्लास्टिक जो सीड होते हैं उसको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक, आगे बात करते हैं, ये कौन सा फैक्टर था, एक्सटर्नल फैक्टर। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। ऐसे कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इसमें दो फैक्टर हैं, पहला आता है फूड, दूसरा डॉर्मेंसी पीरियड। ठीक, तो देखिए आपको पता होगा सीड के अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल होता है। ठीक, फूड मटेरियल कहाँ होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है कॉटिलीडन में, प्लांट के कॉटिलीडन में, या फिर आप कह सकते हैं कि एंडोस्पोर में वो प्रेजेंट होता है। ठीक, जब सीड अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, जब उसको जर्मिनेट करना होता है
तो उसका फूड की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? उसी जो उसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल है, यानी कि ग्लाइकोजन है या फिर आपके फूड सबस्ट्रेट है, उसी से वो जर्मिनेट करेगा। ठीक, तो वही लिखा है द फूड स्टोर इन कार्टिलीडन या फिर इंडोस्पोर। अब इंडोस्पोर में या इंडोस्पर्म में या कार्टिलीडन में मान लीजिए फूड मटेरियल स्टोर है, अब उसको जर्मिनेट करना है तो यहीं से फूजन पानी करेगा और सीड को जर्मिनेट कर देगा। दूसरा डार्मेंसी पीरियड। हाँ, डार्मेंसी पीरियड, अब प्लांट है सॉइल के अंदर है, अगर उसकी डायमेंसी कंप्लीट हो गई है यानी कि वो अपने रेस्टिंग पीरियड को कंप्लीट कर गया है तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, दूसरा आता है टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। तो वही लिखा है द सीड जर्मिनेशन इज टू टाइप्स। सीड का जर्मिनेशन दो प्रकार से होता है, पहला हाइपोजियल, दूसरा ईपीजियल। क्या? हाइपोजियल और ईपीजियल। ठीक, इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन रीजन इलांगेशन इज इपिकॉटल। देखिए पहले समझिए हाइपोजियल का मतलब क्या। हाइपो का मतलब नीचे, जियल का मतलब भूमि। ठीक, अगर प्लांट आपने कोई सीड जर्मिनेट कराया, ठीक, सीड जर्मिनेट कराया और सीड अंदर ही रह जाए, सीड क्या हो? अंदर रह जाए और उसके ऊपर बाहर सवाल में क्या हो? काटेलिडन, ये सब चीज़ें निकले, उसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। जैसे आप बहुत सारे मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, अब इस सॉइल में मान लीजिए आपने यहाँ पे प्लांट को ग्रो कराया, सीड को ग्रो कराया, मतलब यहाँ पे कोई आपने सीड रख दिया, तो देखते हैं जो सीड होता है यहाँ पे रखे हैं, तो ये सीड ये सॉइल में ही रहेगा और इसके ऊपर क्या होगा? कॉटिलीडन निकल जाएगी इसे। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं, आपने सीड को भूमि में ग्रो कराया तो वो धीरे धीरे सीड जो होता है वो ऊपर की तरफ चला आता है। ठीक, उसको कहते हैं इपीजियल। ठीक, तो हाइपोजियल का मतलब अगर आपने कोई प्लांट ग्रो कराया उसका सीड भूमि में ही रह जाए उसको हाइपोजियल, और ऐसा सीड जिसको आपने ग्रो कराया उसका सीड ऊपर चला आए उसको इपीजियल कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए ये सीड को मैंने ग्रो कराया, इस सीड को यानी कि रेडिकल के माध्यम से इसका क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, तो रेडिकल सीड इमर्जेज रूट। अब रेडिकल से क्या हुआ? रूट निकला। अब देखिए रेडिकल से रूट निकला, ये एपिकार्टिल निकल गया। एपिकार्टिल में क्या है? ये हाइपोकार्टिल। हाइपो का मतलब कार्टिलीडन नीचे से निकले लेकिन सीड वहीं पे बचा रह जाए। तो देख रहे सीड यहीं पर है और कार्टिलीडन यहाँ पे निकल गया। ठीक, सीड यहीं पे है और दो कार्टिलीडन यहाँ पे निकल गया, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोजियल। और इस फिगर में देख रहे हैं कि ये सीड है, धीरे धीरे सीड ऊपर की तरफ चलता चला गया, इसको कहते हैं हम लोग ईपीजियल। ठीक, क्या कहते हैं? ईपीजियल। आइए इस बात को लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। हाइपोजियल में इन दिस टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन रीजन ऑफ इलांगेशन इज इपिकॉटिल present above the soil and cotyledon hypocotyledon remain present inside the soil seedling stage। यानी कि सीडलिंग स्टेज में जो सीड होगा वो नीचे रह जाएगा और उसके बाद ऊपर जो होगा वो उसका जो कार्टिलीडन होगा वो निकल जाएगा। इसमें देखिए पी मटर का, मैंगो का, मेज का, कोकोनट का प्लांट आता है। दूसरा क्या था? यानी कि दूसरा था इपीजियल जिसमें सीड ऊपर की तरफ निकल जाए, बाहर हो जाए। तो इन दिस टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन रीजन ऑफ इलांगेशन इज कार्टिलीडन हाइपोजियल सीड कोट ऑफ सरफेस प्रेजेंट द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सॉइल एट सीडलिंग स्टेज। सीडलिंग स्टेज में जो सॉइल सीड होगा वो ऊपर चला जाएगा, उसको कहते हैं ईपीजियल। इसमें कैस्टर आता है, कुकुम्बर आता है और मस्टर्ड आता है। ठीक, जो ईपीजियल में आते हैं। तो ये पूरा रहा सीड डायमेंसी के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइटो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक, तो प्लांट में 5 हार्मोन पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखना है। ठीक, 5 हार्मोन होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे हार्मोन कार्य करते हैं, वैसे प्लांट में 5 हार्मोन कार्य करते हैं। उन 5 हार्मोन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक, तो ये पूरा रहा इसके बारे में, सीड जर्मिनेशन के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 के थ्रू अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये रहा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक यानी कि फाइटो हार्मोन के साथ। फाइटो हार्मोन को हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। अब ये 5 प्रकार के होते हैं, इसका मैंने बता दिया। इन सारे के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक।